हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाचन तंत्र के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। मानव की जो आहार नाल होती है उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, उनके क्रम को व्यवस्थित करने के बारे में पूछा गया है। तो मानव का आहार नाल होता है, उसमें कुछ अंग शामिल होते हैं और अंग और ग्रंथियां दोनों शामिल हो जाएं तो उस सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। यानी जिसमें अंग भी शामिल हो और ग्रंथियां भी शामिल होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोला जाता है। तो मानव की आहार नाल में जो अंग शामिल होते हैं, तो सबसे पहले बात करें तो मुख, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत, ये आपकी बड़ी आंत है, बड़ी आंत और लास्ट में गुदा। तो मानव के आहार नाल में मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा ये शामिल होते हैं। ये सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? गुदा तक जाती है। इसको पोषण नाल भी कहा जाता है। आहार नाल को और किस नाम से जाना जाता है? पोषण नाल, पोषण नाल। तो जो ग्रंथियां होती हैं और आहार नाल दोनों सम्मिलित हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोला जाता है। सबसे पहले हम भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, फिर ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से भोजन ग्रसिका में, फिर आमाशय में और फिर छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं होता है, भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ जल और जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण होता है और जो अपशिष्ट बच गया, जिस भोजन का पाचन नहीं होता, वो गुदा के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार मानव की आहार नाल के प्रमुख भाग थे। इनका क्रम पूछा गया है तो मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुदांतर, वृदांतर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्षुदांतर है ये जो छोटी आंत होती है उसका एक पार्ट होता है, इलियम पार्ट, उसको क्षुदांतर बोला जाता है। और वृदांतर है ये बड़ी आंत का पार्ट होता है, कोलम, तो उसको वृदांतर बोला जाता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां शामिल होती है उनसे जो पाचक रस उत्पन्न किया जाता है वो भी उत्तरदायी होता है। जो ये आहार नाल होती है मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है। तो इस आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य माने जाते हैं। पहला कार्य है कि जो आहार है उसको सरलीकृत करके पचाना। जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसको सरलीकृत यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका पाचन कराना या पचाना, ये पहला कार्य है। दूसरे कार्य की बात करें तो जो पचित आहार है उसका अवशोषण करना, जो भोजन पच गया उसका अवशोषण करना। तीसरा कार्य होता है कि आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। तो ये 3 प्रमुख कार्य होते हैं आहार नाल के, ये बात ध्यान में रखना। हर पॉइंट में क्वेश्चन है, इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है। अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा होगा? भोजन के पाचन में जो शामिल जटिल प्रक्रियाएं हैं यानी उसके भाग कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला भाग होता है कि भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। जो भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ उसको निष्कासित करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निष्कासन। यानी पहला भाग हो जाएगा अंतःग्रहण और लास्ट का हो जाएगा निष्कासन। लेकिन यहाँ पर तो निष्कासन और अंतःग्रहण सभी ऑप्शन में दे रखे, तो इससे आंसर नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले भाग की बात करें, अंतःग्रहण। मुख से भोजन ग्रहण किया तो भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। उसके बाद जो अंतःग्रहण हो गया भोजन, उसको पाचन करना यानी जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ना, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यही क्या होता है? पाचन होता है। तो दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? पाचन। तीसरा भाग कौन सा होगा? जो पचित भोजन है उसका अवशोषण करना, यानी कि जो पचित भोजन, जो भोजन पचा लिया उसका अवशोषण करना। तो अवशोषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा। तो तीसरा भाग है अवशोषण। अवशोषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा। छोटी आंत, तो छोटी आंत है उसमें अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, उनके द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण होने के बाद भोजन का क्या होगा? तो जो छोटी आंत में भोजन अवशोषित हुआ था उस अवशोषित भोजन को ब्लड में मिक्स होकर
उस भोजन का ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन और कोशिका तक पहुंचना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण बोलते हैं इस क्रिया को, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या बोलेंगे? जो भोजन अवशोषित हुआ था छोटी आंत के द्वारा, उस भोजन को ब्लड में मिक्स होकर वो भोजन प्रत्येक कोशिका और प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचता है। तभी तो हार्ट, लीवर है, ये सभी ऑर्गन काम करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी तभी मिलेगी, तो इसीलिए हम भोजन करते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचना। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ, जो अपशिष्ट भोजन बच गया, उस अपशिष्ट भोजन को क्या किया जाता है? बाहर निष्कासित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। उस भाग को क्या बोलते हैं? निष्कासन। निष्कासन या इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो कौन से भाग हो गए? सबसे पहले भोजन ग्रहण किया, अंतःग्रहण, फिर पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण की क्रिया होती है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण की क्रिया होती है, सबसे लास्ट में निष्कासन होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होगा? यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत या पित्ताशय? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन पूछा जाए या अंतिम पाचन पूछा जाए तो क्या आंसर होगा आपका? छोटी आंत। तो सर्वाधिक पाचन किस भाग में होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 भागों में बटी रहती है। पहला भाग होता है ड्यूडेनम, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जेजुनम जे और इलियम आई, तो इसको याद कर सकते हैं डीजे आई। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम भाग होता है, इसमें पाचन पूर्ण हो जाता है, तो ड्यूडेनम भाग में पाचन पूर्ण हो जाता है। जेजुनम भाग में पाचन किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, सिर्फ अवशोषण, जल का थोड़ा बहुत अवशोषण होता है। और जो इलियम भाग होता है, इसमें सबसे ज़्यादा अवशोषण का कार्य किया जाता है। जो भोजन होता है उसका सर्वाधिक अवशोषण या छोटी आंत आ जाए तो वहाँ छोटी आंत आंसर हो जाएगा। अगर इलियम नाम दे रखा हो तो इलियम आंसर होगा, इसमें भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। जो इलियम भाग होता है ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। तो इनके क्रम की बात करें तो सबसे लंबा इलियम आई, फिर जेजुनम जे और फिर ड्यूडेनम डी हो जाएगा। इनके क्रम की बात करें तो सबसे लंबा भाग इलियम होता है। ये बड़ी आंत है, इसके भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, पाचन की क्रिया इसमें नहीं होती है। पाचन की क्रिया है वो छोटी आंत तक पूरी हो जाती है। तो इसमें तो बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? तो बड़ी आंत है, इसमें जल और खनिज लवण होते हैं, उनका अवशोषण का कार्य किया जाता है। जल और खनिज लवण, खनिज लवणों का अवशोषण। अवशोषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। जो बड़ी आंत होती है इसके भी 3 पार्ट होते हैं आपके, सीकम, कोलम, रेक्टम। सीकम, कोलम, कोलन और तीसरा होता है रेक्टम। तो सीकम भाग होता है, इसका मानव शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है, ये सिर्फ अपेंडिक्स का दर्द उत्पन्न करता है। इसको क्या बोला जाता है? अवशेषी अंग भी कहा जाता है सीकम को। और कोलन, रेक्टम, तो कोलन में होता है, उसमें पानी का अवशोषण होता है। तो ये 3 पार्ट हो गए बड़ी आंत के और 3 भाग हो गए छोटी आंत के, तो इनको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं होगा? यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या आंत? तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था ये मुख होता है, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और ये आपका क्या होता है? यकृत होता है, यकृत। और यहाँ पर पित्ताशय होता है, पित्ताशय। ग्रहणी हो गया, छोटी आंत का जो भाग होता है। अग्नाशय, जिसके द्वारा अग्नाशय रस स्रावित किया जाता है। यकृत के द्वारा जो पित्त रस है उसका निर्माण किया जाता है और पित्ताशय के द्वारा पित्त रस का भंडारण किया जाता है। तो ये इसके पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये कॉर्निया भाग होता है, ये तो आँख का हिस्सा होता है, यानी आँख में होता है। जब आँख डोनेट की जाती है तो कॉर्निया वाला ही भाग डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया इसका आंसर हो जाएगा। यकृत, पित्ताशय और आंत ये पाचन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से भाग में पित्त रस का निर्माण किया जाता है? यकृत, पित्ताशय या दोनों या इनमें से कोई नहीं? पित्त रस का निर्माण कहाँ किया जाता है?
पित्तरस। पित्तरस का निर्माण की बात करें तो निर्माण आपका यकृत में होता है। निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होगा। और भंडारण की बात करें, भंडारण या संचय कहाँ होता है? तो वो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में। निर्माण हो गया यकृत में और भंडारण कहाँ होगा? पित्ताशय में। जो पित्तरस होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस है, उसके कार्य की बात करें तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है। जो भोजन होता है वो क्षारीय बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पित्तरस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा पित्तरस का कार्य एक और है, पायसीकरण करना। पायसीकरण। तो पायसीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पित्तरस के द्वारा किया जाता है। पायसीकरण होता क्या है? जो वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पायसीकरण कहते हैं। तो ये पायसीकरण का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? पित्तरस के द्वारा किया जाता है। ये पित्तरस होता है, इसमें 2 वर्णक होते हैं। पित्तरस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। बिलवर्डिन। जो बिलरुबिन होता है ये इसका कलर कैसा होता है? पीला कलर होता है। जब शरीर में बिलरुबिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है तो इसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। तो बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण पीलिया रोग होता है और बिलवर्डिन भी इसका वर्णक माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? आहार नाल के कौन से भाग में भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण होगा? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। तो भोजन के सबसे ज़्यादा अवशोषण की बात करें तो सबसे ज़्यादा अवशोषण है वो आपकी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है। अगर छोटी आंत के भी भाग की बात करें तो जो छोटी आंत का इलियम भाग होता है, जो सबसे लंबा भाग होता है, तो इलियम भाग में अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। इन अंगुलीनुमा उभार को क्या बोलते हैं? विल्ली कहा जाता है। विल्ली कहा जाता है। तो विल्ली भाग के द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है और ये किसका पार्ट है? छोटी आंत का। तो ये छोटी आंत इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।